हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक युग। ठीक है दोस्तों, अब से पहले जो हमने पढ़ा था वो हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। आज हम वैदिक युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो वैदिक युग में समझते हैं पहले इसमें क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। वैदिक युग को हम बड़े ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ चीज़ें। दोस्तों, पुराणों में 4 युगों की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, पुराणों में 4 युगों की चर्चा मिलती है, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा है दोस्तों कली युग। ठीक है। अच्छा, तो 4 युग, आप इनका क्रम भी याद रखना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। दोस्तों, इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। मतलब जैसे सतयुग है, सतयुग अगर बहुत अच्छा है तो ये थोड़ा और ये थोड़ा कम, मतलब घटिया है। थोड़ा अच्छा है, फिर ये और थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा कम अच्छा है, और ये सबसे कम अच्छा है। मतलब इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया ये है, और सबसे बढ़िया ये है। ठीक है। और यह भी बताया गया है कि एक युग के बाद दूसरा युग आरंभ होता है तथा नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब भाई सीधी सी बात है, जब ये इससे बढ़िया ये वाला है तो यहाँ से जब हम यहाँ पे आए हैं और ये बुरा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, तभी तो यह बुरा है। ठीक है। तो जो भी अगला युग आएगा वहाँ पे नैतिक मूल्य, ठीक है दोस्तों, नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंड, भाईचारा, ठीक है, इस प्रकार जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था है उनका अधपतन होगा, यानी कि उनका विनाश होगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, बात ये है कि एक कल्प था जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। सबसे पहले जो बना वो कल्प बना। ठीक है दोस्तों, जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता था। और ये कल्प का जो समय था वो काफ़ी बड़ा था। आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसी कल्प को मनवंतरा, यानी कि ये जो ब्रह्मा का दिन है इसको कल्प या मनवंतरा भी कहा गया। कल्प के बाद मनवंतरा आया, और मनवंतरा जो था, कल्प के बाद मनवंतरा युग आया, और मनवंतरा जो था दोस्तों वो 71 दिव्य युगों के बराबर है। 71 दिव्य युग। और जबकि एक दिव्य युग जो है दोस्तों वो 4 युग के बराबर है। बात समझ में आ रही है आपको। एक दिव्य युग 4 युगों के बराबर है। और वो 4 युग कौन कौन से हैं दोस्तों? वो 4 युग यही हैं। कौन से हैं देख लीजिएगा आप। सबसे पहला सतयुग है दोस्तों, फिर जो है त्रेता युग है, फिर तीसरा जो है द्वापर युग है, और फिर इसके बाद जो है कलयुग है। ठीक है। तो जो सबसे पहला इसमें जो युग है उसकी आयु 4,32,000 को 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 1,72,08,000 बताई। ठीक है। पहला युग इसका इतना समय था। दूसरा घट गया दोस्तों इतना, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर के इसका समय इतना था। त्रेता युग का, सतयुग, त्रेता युग, फिर इसके बाद जो है द्वापर युग आया, और द्वापर युग का जो समय है वो इतना है। और कलयुग का इनमें सबसे कम समय है, अर्थात जिसमें बुराइयाँ ज़्यादा हैं, जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद है, जिसमें जातिवाद है, जिसमें भेदभाव है, जहाँ पे भाईचारा नहीं है, यहाँ पे इस युग का, जहाँ पे देश प्रेम नहीं है, यहाँ पर दोस्तों इसको क्या किया गया, इसका सबसे कम समय है ऐसा कहा जाता है। और इसके बाद जो है जो पुराणों के अनुसार यहाँ से जो हमारा मानव जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात आगे करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले सतयुग है दोस्तों, सतयुग के बारे में बात करते हैं। तो सतयुग में ऐसा कहा जाता है कि विष्णु के जो अवतार हैं उनके बारे में, ये सबसे पहले मत्स्य अवतार का जन्म हुआ ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। साइंस इसको ये इस बात से मानता है कि सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ पृथ्वी पर। ठीक है। पुराणों में इसको मत्स्य अवतार माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो मत्स्य अवतार का मतलब यहाँ पे मछली है, जिसका मतलब होता है धरती पर सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ, और ये आप भी जानते हैं।
बिल्कुल, ये बात हम भी जानते हैं दोस्तों, आप साइंस में पढ़िएगा। जो डार्विनवाद है, लैमार्कवाद है, यदि आप उनको पढ़ेंगे तो उन्होंने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, बात आगे करते हैं। इसके बाद आया कुर्म अवतार। कुर्म अवतार का मतलब है कछुआ। ठीक है, यानी कि कछुआ ऐसा जीव होता है जो दोनों स्थानों पर चल सकता है, पानी में भी और स्थल पर भी। तो इसके बाद जो है उभयचर जीवों का विकास हुआ। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद वाराह, जिसका तात्पर्य होता है स्वर, अर्थात थलीय जीवों का विकास हुआ। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि हमारे प्राणों में वो जानकारी मिलती है जो साइंस हमको देता है, इसलिए इनका काफ़ी अधिक महत्व है। ठीक है, इसके बाद आया नरसिंह अवतार, यानी कि अर्धमानव। नरसिंह कौन था? नरसिंह मतलब आधा मनुष्य और आधा शेर। ठीक है, पशु और मानव के बीच। तो इसका मतलब क्या है? अर्धमानव का या नरसिंह अवतार का मतलब है कि पृथ्वी पर थलीय जीवों का विकास होने के बाद पशु और मानव के बीच, अर्थात ना तो वो पूर्ण रूप से पशु था और ना ही वो पूर्ण रूप से जानवर था, ऐसे जीवों का विकास हुआ। ठीक है, जैसे बंदर है, गोरिल्ला है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो शुरू होता है त्रेता युग। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या है, 4 हैं, इसीलिए हमने वहाँ पे 4 से गुणा की थी। ठीक है दोस्तों, और 1 का समय इतना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे 4 अवतारों की चर्चा है और 1 का समय इतना है, इतना माना गया है। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पे फिर अगले में 3 से, फिर उसके बाद 2 से, फिर उसके बाद 1 से। ठीक, चलिए तो बात करते हैं त्रेता युग की। तो त्रेता युग में जो सबसे पहला आता है वामन अवतार। ठीक है, तो वामन अवतार का मतलब है बोना, यानी कि लघु मानव आया। मतलब ऐसा मानव जो थोड़ा छोटा था, नोड़ के चलना। ठीक है, मानव का भी एक क्रमिक विकास है ना, पशु से ही मानव बना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद परशुराम अवतार, मतलब परशु वाले राम। परशु क्या है? मतलब फरसा बोल सकते हैं इसको हम, मतलब शस्त्र जो हाथ से वो चलाते थे। ठीक है, तो शस्त्र का प्रयोग करने लगा यहाँ पे मानव, अर्थात उसने शिकार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक दोस्तों, उसने शिकार करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद चलते हैं तो आता है द्वापर युग। क्या आता है दोस्तों? द्वापर युग, सॉरी, परशुराम अवतार हो गया। फिर आता है राम अवतार। राम अवतार का मतलब क्या है? राम अर्थात समुदाय में रहने वाले जीवों का विकास पृथ्वी पर प्रारंभ हो गया। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं हम द्वापर युग पे। तो द्वापर युग में सबसे पहले कृष्ण अवतार। अब कृष्ण जी का क्या है कि गाय पाली, तो अर्थात पशुपालन करने वाला। ये देखो पूरा एक क्रमिक विकास आ रहा है मानव का। ठीक है, जलीय जीव, उभयचर, थलीय जीव, फिर पशु और मानव के बीच अर्थात अर्धमानव, फिर लघु मानव, शिकारी मानव, समुदाय में रहने वाला, और अब ये कृष्ण अवतार में पशुपालन करने वाले मानव का अवतार हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? बुद्ध अवतार का मतलब है बुद्ध, अर्थात कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला, कर्म प्रधानता, जाति भेदभाव नहीं दोस्तों, कर्म प्रधानता को बढ़ावा देने वाला, यहाँ इसका मतलब ये है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कलयुग। ठीक, तो कलयुग में केवल एक ही है, कल की मानव, अर्थात संहारक मानव इसको कहा जाता है। कल की मतलब भविष्य का मानव। ठीक है, जो वर्तमान में है, जिसको हम कह सकते हैं संहारक शक्ति, परमाणु शक्ति। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं अभी दोस्तों, आप देखो तुर्की में कितना विशाल भूकंप आया, ये इसमें कहीं ना कहीं मानव का सबसे ज़्यादा हाथ है। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों युगों का जो उल्लेख मिलता है या इनका जो क्रम मिलता है, देखो दोस्तों, तो विष्णु पुराण में, यही याद रखना है आपको, विष्णु पुराण में चारों युगों का सही क्रम इसी प्रकार बताया गया है। क्लियर दोस्तों? तो आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? तो अब यहाँ से शुरुआत होती है वैदिक युग की। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक युग में क्या कहा गया है? इसका जो समय बताया गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व बताया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो वैदिक संस्कृति है ये आर्यों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, आर्य कौन है उसके बारे में बात करेंगे। आर्य बाहर से आए। ठीक दोस्तों, आर्य कहाँ से आए? बाहर से आए। और आर्कटिक होम में लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने कि आर्कटिक होम्स से आए थे, बाल गंगाधर तिलक बताते हैं। ठीक है, बाकी और हम आगे जानेंगे। तो
आर्यों के द्वारा है, वैदिक काल क्या है या वैदिक संस्कृति क्या है उसका थोड़ा सा परिचय जानते हैं। आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक व्यवस्था वैदिक संस्कृति के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति जो है ये आर्यों द्वारा निर्मित है। अर्थात आर्यों का मतलब है जो हमारे देश में बाहर से लोग आए और आकर के यहाँ पे बसे और एक अपनी संस्कृति बनाई। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे फिर हम इससे पहले हमारे देश में कौन लोग थे? तो दोस्तों ऐसा मतलब इससे पहले जो थे जो हमारे हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता समझते रहना, यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे भारत देश के मूल निवासी थे। और आप यदि गौर करें, गौर फरमाएं तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इनके जो डीएनए मिलते हैं वो द्रविड़ जो प्रजाति है दक्षिण भारत में पाई जाने वाली, भारत में, ठीक है, उससे इसके डीएनए मैच करते हैं। ठीक है, जबकि आर्य जो है यह विदेश से हमारे देश में आकर के बसे। और ये जो हड़प्पा सभ्यता, ये कहा यह भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता का नष्ट होने का एक कारण आर्यों का आक्रमण भी था। आर्यों ने आक्रमण किया, हड़प्पा सभ्यता को मिटा दिया। हड़प्पा सभ्यता के लोग सीधे साधे होते थे, प्रेमी होते थे, और उनको जो है उनकी संस्कृति का विनाश कर दिया गया, नगर के नगर नष्ट कर दिए गए। ये भी बताया गया है हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का कारण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे नोट्स आप बना लेना बहुत बढ़िया से। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? तो आर्य शब्द का मतलब बताते हैं श्रेष्ठ, उत्तम या उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट आदि। ठीक है दोस्तों, तो कुलीन, अभिजात्य, श्रेष्ठ, ये परीक्षा में आते रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, ईरान की एक पुस्तक है, वहाँ की ईरान की एक पवित्र पुस्तक है ज़ेंदा-वेस्ता। ठीक है दोस्तों, ईरान कभी भारत के पास में होता था, आज पाकिस्तान के पास में है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो कभी भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो ज़ेंदा-वेस्ता ईरान की जो पवित्र पुस्तक है, तथा बोगस कोई अभिलेख, ठीक है, बोगस कोई अभिलेख, इसके बारे में हम आगे भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं, से स्पष्ट होता है, मतलब इन दोनों से साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किन ग्रंथों में या किस अभिलेख में लिखा हुआ है कि आर्य जो लोग आए थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। तो आप याद रखेंगे ईरान की पवित्र पुस्तक ज़ेंदा-वेस्ता और बोगस कोई अभिलेख जो है उससे ये स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, कि ये ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगर यदि दोस्तों ये वीडियो आपको मतलब नोट्स इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे जितनी जल्दी मैं आपको बोल रहा हूँ, तो शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास करें और साथ ही वीडियो को रोक रोक करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट में ध्यान देंगे। आर्य जब भारत में आए तो सबसे पहले पंजाब में बसे आकर के। कहाँ पर बसे? पंजाब में बसे। और मैक्स मूलर जो कि एक विद्वान है, मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्यों का मूल स्थान, सर्वप्रथम सबसे पहले इसने बताया था कि भाई ये मध्य एशिया के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आर्य कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य एशिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों ये मध्य एशिया ईरान से ऊपर को ही शुरू हो जाता है। आपका अफगानिस्तान के ऊपर जो आज का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, आदि देश जो हैं ये सब मध्य एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो वैदिक काल की ये अब तक हमने जाना थोड़ा सा आर्यों के बारे में, आर्य आकर के बसे। इसी में मैं आपको थोड़ी और चीज़ें जोड़ देता हूँ आगे के लिए। जब वो आकर के बसे तो ये जो है आपस में मतलब कबीले के रूप में बसे थे छोटे छोटे, और ये आपस में लड़ाई झगड़ा वगैरह आदि भी करते रहते थे। उसके बाद जो है दोस्तों ये लोग इन कबीलों से जन बना, इन कबीलों से क्या बना दोस्तों? जन बना, और जन से क्या बना? महाजनपद। क्या बना दोस्तों?
महाजनपद बना। और ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों की जो चर्चा मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है दोस्तों। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये 16 के भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। 14 जो हैं उनमें राजतंत्र व्यवस्था थी और 2 जो हैं उनमें गणतंत्र व्यवस्था थी। और ये 2 कौन कौन से थे जिनमें गणतंत्र व्यवस्था थी? एक था दोस्तों वज्जी और एक था दोस्तों मल्ल, ठीक है। गणतंत्र व्यवस्था का मतलब आप समझें, वहाँ पे राजा का चुनाव सभा के द्वारा किया जाता था, जनता के द्वारा किया जाता था। राजतंत्र में वंशावली के आधार पर राजा चुना जाता था, राजा का बेटा राजा। क्लियर हो रही है? तो भारत में जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो इसका भी अंगुत्तर निकाय के द्वारा 16 महाजनपद का उदाहरण देते हुए हम बताते हैं कि भारत में गणतंत्र व्यवस्था के जड़ केवल आज़ादी के बाद से यह संविधान में नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश में अब से हजारों साल पहले ही गणतंत्र व्यवस्था के बीज बोए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं आगे विस्तार से। बाद में इसमें मगध, इन महाजनपदों में मगध एक उत्कर्ष राज्य के रूप में उभरता है। वो अपने पड़ोस के राज्यों को जीतता हुआ एक विशाल महाजनपद बनता है, जिसमें सबसे पहले हर्यक वंश, ठीक है, फिर जो है शिशुनाग वंश है, और इसके बाद जो है नंद वंश, ये शासन करते हैं। ठीक, फिर नंद वंश के बाद अगर मैं इसको आगे बताऊं आपसे, नंद वंश के बाद जो है दोस्तों इसमें घनानंद अंतिम राजा होता है, जिसकी हत्या चाणक्य अर्थात चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। और मौर्य वंश के अंतिम राजा घटोत्कच की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। ठीक है, और भारत में शुंग वंश की स्थापना की जाती है, जो कि एक ब्राह्मण था। और उसी के शासन में मनु एक कवि हुआ था, उसने मनुस्मृति लिखी और भारत में एक लिखित रूप में एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जो कि जातिवाद को अत्यधिक बढ़ावा देती थी। इसमें कर्म के आधार पर जाति को ना बांट के उनकी काम के आधार पर उसके आधार पर बांट दिया, कर्म के आधार पर ना बांट करके जाति को उनके वंश के आधार पर बांट दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से और जाति व्यवस्था आज भी अपने देश को खाई जा रही है। इससे हमें आगे पार पाने की आवश्यकता है। चलिए तो बात करते हैं आगे वैदिक काल की। कहानी बहुत लंबी है, धीरे धीरे जैसे हम आगे जाएंगे आपको मज़ा आता जाएगा। चलिए, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको दोस्तों सटीक जानकारी और स्पष्ट जानकारी आपको दी जाए, और नोट्स बने बनाए हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मगर दोस्तों मेरे आपसे यही एक निवेदन है, एक प्रार्थना समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आपको वीडियो यदि अच्छी लग रही है, आप फील करते हैं कि यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो दोस्तों प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर किया जाए ताकि हमारा चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो सके, बस, और आपसे कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वैदिक काल के 2 भाग हैं। एक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और एक दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले वैसे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं थोड़ा आर्यों के बारे में ही अभी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, वैदिक काल के विभाजन का जो मुख्य आधार है वो लोहे का प्रयोग था। अर्थात जिस युग में लोहे का प्रयोग नहीं होता था वो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, और जिस युग में लोहे का प्रयोग होने लगा वो उत्तर वैदिक काल, ऐसा होगा। ठीक, चलिए तो बात करते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, देखो ये सब साक्ष्य आते हैं कि किसने कहाँ बताया है, तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि जो आर्य हैं ये आर्कटिक क्षेत्र यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इन्होंने ही बताया कि ये आकर के सबसे पहले पंजाब में बसे। ठीक है, तो ऊपर भी हमने जब बताया था आपको, ये
कि आर्य भारत में आकर सबसे पहले कहाँ बसे, पंजाब में बसे थे। और इस बात को कौन स्वीकार करते हैं, बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। दोस्तों ये पुस्तक का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखें। ठीक। दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनके अनुसार दयानंद सरस्वती का ही नारा है वेदों की ओर लौटो, आपको पता होगा। और ये भी आता है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। क्लियर, वेदों की ओर लौटो। तो ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार ये बताते हैं कि आर्य जो है तिब्बत से आए। अब देखो सबका अपना अलग अलग मत है, ठीक है। कोई बाल गंगाधर तिलक ने बताया आर्कटिक क्षेत्र यानी कि उत्तरी ध्रुव से चल करके आए। दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि तिब्बत से आए। DS त्रिवेदी वो बताते हैं देवी का प्रदेश मतलब अफगानिस्तान से आए, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, डी कल्ला कहते हैं कश्मीर हिमालय क्षेत्र से आए। संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि सप्तसैंधव प्रदेश से आए। सप्तसैंधव प्रदेश तो वही था हमारा 7 नदियों का क्षेत्र, अर्थात सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों का आसपास का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ से आए। गंगानाथ झा कहते हैं कि यह गंगा यमुना दोआब या ब्रह्म ऋषि प्रदेश में आकर के बसे थे। ठीक, चलिए इसके बाद बताते हैं कुछ विदेशी मत हैं जो बता रहे हैं। तो विदेशी मत में दोस्तों हम पहले, अभी ये काफ़ी ज़्यादा है तो विदेशी मत को हम बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो विदेशी मत को हम यहाँ से बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।